बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 49 को कर रहे हैं, जो कि 29/10/2020 के लिए है। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जो है हमारा चैप्टर 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इस चैप्टर को करने से पहले हम कुछ शब्दों को जानेंगे, क्योंकि इन शब्दों को जानने के बाद क्या होगा, हम इस चैप्टर को आसानी से समझ पाएंगे। तो जो पहला शब्द है बच्चों, वो है आनुवंशिकता। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक से संतति में वंशगत होना आनुवंशिकता कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो लक्षण का मतलब है वो गुण जो हमारे माता पिता से हम तक आए हैं। तो जैसे कि हम कहते हैं कि अरे ये तो अपने पापा की तरह लंबा है, या इसके बाल तो इसकी माँ की तरह काले हैं, या इसकी आंखें तो अपने दादाजी जैसी हैं। तो ये जो लक्षण हैं वो हमारे माता पिता या उनके माता पिता से कैसे आए हैं। तो ये जो गुण किसके कारण आए हैं, कैसे आए हैं, तो इन लक्षणों का जो हमारे माता पिता या उनके माता पिता या उनके भी माता पिता से इन लक्षणों का वंशगत होना यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आना क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। उसके बाद देखो जो दूसरा शब्द है वो है विभिन्नता। अब जैसे देखो इसको ऐसे समझें कि हम सभी जो हमारा जो स्पीसीज़ है, जो मनुष्य हैं, हम होमोसेपियंस, तो क्या हम सभी के सभी एक ही जैसे हैं? क्या हम एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं? तो नहीं, हम सब मनुष्य होते हुए भी हम में कुछ न कुछ अंतर है। हम सब थोड़े थोड़े अलग हैं एक दूसरे से। तो एक ही स्पीसीज के प्राणियों के लक्षणों में के अंतर को हम क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। यानी हम एक ही तरह के प्राणी होते हुए भी हमारे अंदर क्या होते हैं, लक्षण जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, थोड़े न थोड़े अलग होते हैं। आप अगर सोच रहे होंगे जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, यानी वो जुड़वा बच्चे जो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, तो आप उनको भी देखोगे तो उनके अंदर भी कुछ न कुछ, थोड़ी न थोड़ी क्या होती हैं, विभिन्नता होती है। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि एक ही स्पीसीज में प्राणियों के लक्षणों के बीच अंतर को विभिन्नता कहा जाता है। यानी एक ही स्पीसीज के एक ही जैसे प्राणियों के बीच जो लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, उनके बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। आओ अब यहाँ हम देखें कि क्या दिया हुआ है। देखो ये हमारी एक कोशिका बनी हुई है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर ये जो आप गुणे जैसा देख रहे हो, ये गुणा जैसा कुछ जो बना हुआ है, ये है गुणसूत्र, या इसको हम क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो देखो ये क्रोमोसोम जो है वो डीएनए का बना हुआ होता है। ये डीएनए बना हुआ है पूरा हमारा डीएनए, ठीक है। और डीएनए के ऊपर बहुत सारे जीन्स होते हैं, जीन होते हैं। तो आओ पहले हम इसको देखें, क्या दिया हुआ है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक गुणसूत्रों में आनुवंशिक सामग्री गुणसूत्रों में मौजूद होती है। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, आप जानते हैं कि हम जो है मनुष्य जो हैं वो यूकैरियोटिक हैं। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आपने 9th में पढ़ा हुआ है। प्रोकैरियोट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं, जीव होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है, वो बहुत अच्छे से नहीं दिखाई देता। उनके गुणसूत्र ऐसे ही कोशिका में बिखरे हुए होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया। और बाकी यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस, एक केंद्रक दिखाई पड़ता है, और उनमें और भी कोशिकांग होते हैं। आप देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स में बहुत सारी कोशिकांग नहीं होते, सिर्फ राइबोसोम होता है, वो भी प्रिमिटिव टाइप का यानी पुरातन टाइप का राइबोसोम होता है। तो ये सब आपने 9th में पढ़ा हुआ है। तो मनुष्य, आप ऐसे समझो, जो मनुष्य है वो क्या है, यूकैरियोट है। उसका पूरा शरीर किससे बना हुआ है, असंख्य कोशिकाओं से बना हुआ है। तो इन्हीं यूकैरियोटिक मनुष्य या फिर जितने भी जीव आप अपने आसपास देखते हैं, तो उनकी कोशिकाओं में नाभिक गुणसूत्रों में आनुवंशिक सामग्री गुणसूत्रों में मौजूद होती है। यानी उनके नाभिक में, यानी उनके केंद्रक में गुणसूत्र मौजूद होते हैं, ठीक है। ये अभी आपने देखा, यहाँ गुणसूत्र मौजूद होते हैं। ये गुणसूत्र कैसे होते हैं, धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। आप पढ़ेंगे आगे, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है, क्रोमेटिन रेशे। और जब सेल डिवीज़न हो रहा होता है, कोशिका का विभाजन हो रहा होता है, तब ये इस तरीके से क्रोमोसोम के रूप में दिखते हैं हमें। तो यही कह रहा है, गुणसूत्र धागे की तरह संरचनाएं होती हैं, आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाती हैं। तो ये क्रोमोसोम ही होते हैं, जिसके कारण कि जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत होते हैं।
अब ये जो क्रोमोसोम है वो किसके बने हुए होते हैं? डीएनए के बने हुए होते हैं और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ये आगे आने वाली वर्कशीट में आप पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि क्रोमोसोम किसके बने हुए होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अब क्रोमोसोम का क्या कार्य है? तो क्रोमोसोम कोशिका विभाजन, आनुवंशिकता, विभिन्नता और पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका क्रोमोसोम का क्या कार्य है? जब कोशिका विभाजन होता है तब भी आप पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो उनका कार्य वहाँ पर बहुत, क्योंकि कोशिका विभाजन होगा, 1 से 2, 2 से 4 कोशिकाएं बनेंगी और इस तभी एक शरीर बनेगा। तो और तभी जो गुण हैं वो जो हमारी पिछली पीढ़ी है उससे अगली पीढ़ी में आएंगे। आनुवंशिकता भी आपने देखा, विभिन्नता आप जानते हैं, एक ही तरह के स्पीसीज में जो लक्षणों में अंतर होता है उसे हम विभिन्नता कहते हैं। और पुनर्जनन, अगर मान लो कहीं कटफट हो जाती है तब भी नई कोशिकाओं का जन्म होता है। या फिर आप जो हमारे सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं उनके उन यानी कि जो जीव हैं उनमें भी आप पुनर्जनन के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पर भी क्रोमोसोम की भूमिका क्या है? महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है कि डीएनए यानी कि डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मनुष्य में वंशानुगत सामग्री है। अब अभी आपको बताया था कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ये क्रोमोसोम वो किससे बने हुए हैं? डीएनए से बने हुए हैं। तो क्रोमोसोम, अभी तो हमने समझा कि क्रोमोसोम जो है वंशानुगत सामग्री है, लेकिन क्रोमोसोम में भी क्या? तो डीएनए क्या है? वंशानुगत सामग्री है। और सभी अन्य जीवों में एक व्यक्ति के शरीर में लगभग हर कोशिका में समान डीएनए होता है। तो हम मनुष्य की बात कर रहे हैं यहाँ, तो हम देखेंगे कि ये जो डीएनए सामग्री है वो हर मनुष्य की कोशिका में क्या होता है? समान डीएनए होता है। हम जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें कि ऐसे आप समझो 22+1 है। ये जो 22 क्रोमोसोम हैं वो हमारे शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। और ये जो एक क्रोमोसोम है, वन पेयर क्रोमोसोम है, एक जोड़ा जो क्रोमोसोम है, ये हमारे लिंग के निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या क्या है? 23 जोड़े हैं। अब यहाँ देखो दिया हुआ है कि अधिकांश जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम, ज़्यादातर क्रोमोसोम जो हैं वो कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं। यानी अधिकांश डीएनए यानी कि जो क्रोमोसोम हैं वो कहाँ होते हैं? वो नाभिक में होते हैं, यानी कि यहाँ देखो केंद्रक में होते हैं। और उस समय उसको क्या कहा जाता है? उस डीएनए को क्या कहा जाता है? परमाणु डीएनए कहा जाता है। लेकिन थोड़ी सी मात्रा डीएनए की जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी उपस्थित होती है। जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था 9th क्लास में, तब हमने जाना था कि माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी थोड़े से क्या होते हैं? डीएनए उपस्थित होते हैं, प्लास्टिड में भी होते हैं। लेकिन क्योंकि हम मनुष्य की बात कर रहे हैं इसलिए हम सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डीएनए कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। अब यहाँ देखो, लक्षण एक जीव की विशेषता है। लक्षण यानी कि जो हमारे गुण हैं वो किसी भी जीव की क्या है? विशेषता है। अब जैसे कि 2 पैरों पर चलना क्या है? मनुष्य की विशेषता है। अब यहाँ देखो, लक्षण जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। जो लक्षण हैं, अभी हमने जाना कि जो मनुष्य के गुण हैं या लक्षण हैं वो जीन द्वारा तो निर्धारित किए ही जा सकते हैं, साथ के साथ किसके द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं? पर्यावरण के द्वारा। अब इसको ऐसे समझो कि अगर 2 बच्चे हैं, एक ही माता पिता के दो संतानें हैं, एक को ग्रामीण परिवेश में रखा गया और एक को शहरी परिवेश में रखा गया, तो दोनों के लक्षणों के बीच कुछ न कुछ अंतर आ जाएगा। तो ये लक्षण तो उनके जीन द्वारा निर्धारित नहीं हुए, क्योंकि जीन तो उनको, जो गुण हैं वो तो उनको अपने दोनों को एक ही माता पिता से मिले हैं। लेकिन उनके कुछ गुण क्यों अलग हो गए? क्योंकि उनका पर्यावरण जो है वो बदल गया। तो जो लक्षण होते हैं वो जीन के साथ साथ, जीन यानी कि जो हमें माता पिता से जो मिले हैं डीएनए, उनके साथ साथ वो हमारे पर्यावरण द्वारा भी निर्धारित होते हैं। अब देखो यहाँ दिया हुआ है कि जीन आनुवंशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। अभी आपको बताया था कि डीएनए के ऊपर क्या होते हैं? जीन होते हैं। और ये क्या है? हमारी बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। जैसे एक शरीर जो है, अगर एक यूकैरियोटिक कोशिका या एक शरीर है, तो उस शरीर वो, उसकी जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या है? कोशिका है। यानी कि असंख्य कोशिकाओं से मिलकर वो शरीर बना हुआ है। उसी तरीके से
आनुवंशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई जीन होती है, यानी कि जो आनुवंशिकता के सारे कार्य जो हैं वो अंत में कहाँ जाकर होते हैं, जीन में होते हैं। और जीन क्या करते हैं, डीएनए बनाते हैं। अभी बताए थे कि डीएनए के ऊपर बहुत सारे जीन्स होते हैं, यानी जीन, बहुत सारे जीन मिलकर क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। मनुष्य के प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती हैं। अब ऐसे हम समझेंगे कि जैसे ऊंचाई अगर किसी मनुष्य की ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो व्यक्ति क्या हो सकता है, या तो लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है। तो हर लक्षण को दिखाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, जीन होते हैं। आप आगे पढ़ेंगे तो हर जीन की क्या होती हैं, 2 प्रतियां होती हैं। जैसे अगर हमें लंबाई दिखाना है, अगर हमें ऊंचाई के लिए दिखाना है तो या तो वो व्यक्ति लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है। तो लंबाई के लिए हम दिखाएंगे ऐसे टी, सिर्फ एक टी नहीं दिखाएंगे, टी फॉर टॉल, तो एक ही नहीं दिखाएंगे। आप देखेंगे कि इस तरीके से हम लंबाई के लिए लिखते हैं। आगे आगे आप पढ़ोगे इसको। और हम अगर वो छोटा है तो उसके लिए हम दिखाएंगे स्मॉल टी। तो ये जो 2 हैं, 2 प्रतियां, ये क्या कर रहा है, एक ही जीन को दर्शा रहा है कि कौन से किसको, ऊंचाई के लिए, जिसमें व्यक्ति क्या है, लंबा है। तो प्रत्येक जीन की क्या होती हैं, 2 प्रतियां होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। याद रखना है इसको कि प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती हैं और इसे हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। यहाँ पर भी देखो, ये ऊंचाई में यह व्यक्ति क्या है, छोटा है, तो यहाँ पर भी जो जीन इस उसके छोटे हाइट को दर्शा रहा है उसको भी हमने 2 प्रतियों में दिखाया है और इसको हम क्या कहेंगे, एलील कहेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है कि प्रत्येक माता पिता और पिता से प्रत्येक जीन जो है वो एक जो प्रति है वो हमें माता से मिलती है और दूसरी प्रति हमें किससे मिलती है, अपने पिता से मिलती है। अब यहाँ एक जीन के एलील विभिन्नता एवं विशिष्टता के लिए जिम्मेदार होते हैं। आप आगे पढ़ेंगे कि ये जो एलील होते हैं, इन्हीं एलीलों के कारण व्यक्ति में विशिष्टता आती है। और ये विशिष्टता क्यों है, उनकी विभिन्नता के कारण, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति क्या होते, एक दूसरे व्यक्ति से अलग होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागति संतति को एक आधारिक शारीरिक अभिकल्प या डिजाइन एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो अगली पीढ़ी है, उनको तो अपने जो डिज़ाइन है, जो शारीरिक ढांचा है, वो तो अपने पूर्ववर्ती यानी कि अपनी पिछली पीढ़ी से मिला है, लेकिन फिर भी उसमें क्या है, विभिन्नताएं हैं। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी। अब ये देखो, ये उसी बात को फिर से कह रहा है कि जो हमारी पुरानी पीढ़ी होती है, पहली पीढ़ी, उस पीढ़ी से जो अगली पीढ़ी यानी कि दूसरी पीढ़ी, उनमें क्या होता है, वो जो नई पीढ़ी आती है उनमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं होती हैं। अब यहाँ पर आप देखो, दिया हुआ है चित्र 1, ये हमारा चित्र 1 है। यहाँ देखेंगे क्या दिया हुआ है, चित्र 1 में हमारे दिया हुआ है जीवाणु की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में विविधताओं की उत्पत्ति। अब इसको ऐसे देखो, जीवाणु, आप जानते हैं कि जीवाणु में एक ही जो पेरेंट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं अपनी नई संतति को जन्म देने के लिए। यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। अब अलैंगिक जनन से यहाँ देखो, एक बैक्टीरिया, मान लो ये बैक्टीरिया बना हुआ है, एक बैक्टीरिया से यहाँ 2 बैक्टीरिया बने। आप जानते हैं कि जब अलैंगिक जनन होता है तो उसमें विभिन्नताएं कम होती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी ना थोड़ी विभिन्नताएं हो जाती हैं। अब देखो, जैसे ये वाला और ये वाला है, इसमें क्या है, थोड़ा सा यहाँ जो भी बना हुआ है और यहाँ ये इनकी संतति कोशिका, इनकी जो पेरेंट कोशिका है, यानी कि जो इसकी पहली पीढ़ी है, ये वाली बैक्टीरिया उसके जैसा है, नहीं है। अब देखो, इससे ये 2 बने हैं और इससे ये 2 बने हैं, क्या ये आपस में एक ही जैसे तो दिख रहे हैं, पर बिल्कुल एक जैसे नहीं है, एक दूसरे की कार्बन कॉपी नहीं है। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि देखो कि जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है, यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परमाणु परिणामतः क्या होते हैं, 2 जीवाणु उत्पन्न होते हैं, जो पुनः विभाजित होकर 4 जीवाणु उत्पन्न करेंगे, जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होंगी, बहुत अधिक समानताएं, यानी कि देखो हद तक ये एक ही जैसे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी इनमें क्या है, कुछ न कुछ अंतर है। तो उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा, जो किसके कारण हुआ होगा, तो डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होगी। तो आप देखेंगे कि
आप आगे देखेंगे कि जब कोशिका का विभाजन हो रहा होता है तो वहाँ डीएनए की प्रतिकृति होती है, यानी डीएनए डुप्लीकेट करते हैं, अपनी संख्या को डबल कर लेते हैं। तो जब उनकी प्रतिकृति होगी और वही डीएनए जो डबल हो जाते हैं डीएनए, तो वो आधा डीएनए एक कोशिका में और आधा डीएनए दूसरी कोशिका में जाते हैं। तो उस समय अगर थोड़े भी चेंजेस आए हैं, थोड़े भी बदलाव आए हैं, तो वो बदलाव क्या होंगे, हमारी जो संतति कोशिका है उनमें विभिन्नताओं के रूप में वो दिखाई देंगे। अब है, परंतु यदि लैंगिक जनन होता है तो विभिन्नताएं अपेक्षाकृत और अधिक होती हैं। ये तो हमने देखा अलैंगिक जनन का, लेकिन जब लैंगिक जनन होते हैं तो विभिन्नताएं ज़्यादा दिखाई देती हैं। ठीक है, अब देखो और क्या दिया हुआ है हमारे, क्या किसी स्पीसीज में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? तो नहीं, एक समान नहीं है। अगर हम में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, अलग अलग विभिन्नताएं हैं, तो क्या अलग अलग विभिन्नताओं वाले जो एक ही स्पीसीज के जीव हैं, क्या सबकी इस धरती पर रहने की, अपना अस्तित्व बनाए रखने की क्या संभावना एक समान है? नहीं, संभावना एक समान नहीं है। अब जैसे देखो, बैक्टीरिया का ही अगर हम एग्जाम्पल लें, तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि बहुत ज़्यादा तापमान पर भी जिंदा रह सकते हैं, और कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि नॉर्मल तापमान पर जिंदा रह सकते हैं। तो दोनों क्या बैक्टीरिया ही हैं, लेकिन दोनों का तापमान पे, एक उच्च तापमान पर रह सकता है, जिंदा रह सकता है, उच्च तापमान पर भी जिंदा रह सकता है, और एक कम ही तापमान रहेगा तभी जिंदा रहेगा। तो अगर मान लो अचानक से या कोई ऐसी बदलाव आ जाए जहाँ बहुत ज़्यादा तापमान हो जाए धरती का, तो क्या जो निम्न तापमान पे जो बैक्टीरिया रह सकते हैं, क्या वो जिंदा रहेंगे? नहीं, वो क्या होंगे, मर जाएंगे। वही बैक्टीरिया जिंदा रहेंगे जो कि उच्च तापमान पर भी जिनको रहने की क्षमता है जिनमें। तो वही यहाँ देखो दिया भी हुआ है कि निश्चित रूप से नहीं, विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जैसे उष्णता को सहने की क्षमता रखने वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी में बचने की संभावना अधिक होती है। तो यानी कि जो उष्ण यानी कि अधिक गर्मी को जो बैक्टीरिया सह पाते हैं, वो बैक्टीरिया अधिक गर्मी में भी क्या करेंगे, वो जिंदा रह पाएंगे। लेकिन जो कम गर्मी में जिंदा रहने वाले थे, वो क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्या, निम्नलिखित की परिभाषा लिखे आनुवंशिकता। अब देखो सबसे ऊपर ही आपके दिया हुआ है, क्या है, यहाँ हुआ हमारे आनुवंशिकता, यहाँ से आप लिखेंगे। उसके बाद है आपके क्या दिया हुआ है, उसके बाद है विभिन्नता, वहीं दिया हुआ था विभिन्नता भी। उसके बाद देखो क्रोमोजोम, तो क्रोमोजोम के लिए आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है क्रोमोजोम, ये दिया हुआ है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। गुणसूत्र धागे की तरह संरचनाएं होती हैं जो कि आनुवांशिक सामग्री को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती हैं, और क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो यहाँ हो गया क्रोमोसोम। उसके बाद हम देखेंगे क्या दिया हुआ है बच्चों, लक्षण और जीन। तो आप देखो यहाँ है आपके जीन दिया हुआ है। जीन आनुवंशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, यहाँ हो गया जीन। उसके बाद है हमारा क्या है, लक्षण है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है लक्षण। लक्षण एक जीव की एक विशिष्ट विशेषता है। लक्षण जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। यहाँ तक हो गया, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर हो गया। सारे हमने शब्दों को जान लिया। उसके बाद है दिया हुआ है, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक जनन प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि के 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? देखो, समष्टि का मतलब होता है पॉपुलेशन। एक ही जगह पर, एक निश्चित जगह पर जो एक ही जैसे स्पीसीज होते हैं, रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन या समष्टि कहते हैं। तो कह रहा है कि एक पॉपुलेशन है, एक समष्टि है जहाँ एक ए लक्षण है। ये ए लक्षण का अभी हमने नाम दिया हुआ है ए लक्षण ए। तो लक्षण ए क्या है, 10% सदस्यों में है, और लक्षण बी जो है ये क्या है, 10% सदस्यों में है, और ये क्या है, 60% सदस्यों में है। तो कौन सा लक्षण पहले आया होगा? तो क्योंकि बी लक्षण क्या है, ज़्यादा लोगों में है, ज़्यादा लोग नहीं, ज़्यादा सदस्यों में है, तो इसीलिए ओबियसली ये बी लक्षण जो है वो पहले आया होगा। बच्चों, इस तरीके से आज आपकी वर्कशीट खत्म होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।